हाय एवरीवन, माई सेल्फ शोमदीपन कॉल और इस साल में IBPS CRP के द्वारा कैनरा बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में सिलेक्ट हुआ हूँ। और मेरा एकेडमिक्स का बात किया जाए तो मैं अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर का कंप्लीट किया था विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय से। और मैं फ़िलहाल मास्टर्स कर रहा हूँ MSc 4th सेमेस्टर इन एग्रीकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर नदिया। और मैं बिलोंग करता हूँ हुगली डिस्ट्रिक्ट का चिंसुरा शहर से, वो भी वेस्ट बंगाल में है। और बंगाली हूँ, उसके लिए हिंदी थोड़ा सा वीक है, तो अगर हिंदी के बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स आ जाए तो गुस्सा मत होना। अगर मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बात किया जाए वो तो मैं जो किया था वही बता सकता हूँ, पर ये ना हर एक आदमी के लिए और हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग होता है। मुझे जो मेथड अच्छा लगता है, मैं जिस मेथड में कंफर्टेबल हूँ, वो मेथड सबको कंफर्टेबल लगेगा वो नहीं है। पर ऐसा कोई मैं कहता हूँ, ऐसा कोई स्पेशल मेथडोलॉजी नहीं था मेरा करने के लिए। वो जो रूटीन कहता है मुझे इतना घंटा पढ़ना है, एवरी डे पढ़ना है, इतना कुछ एफर्ट देना है, वो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर एंथ्रोपोलॉजी का मास्टर्स का कोर्स प्रेशर कुछ कम नहीं था। सेकंड सेमेस्टर था अगर मैं गलत नहीं हूँ उस टाइम पर, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था AFO के लिए। पर वो जो है ना, वो जो कहते हैं, मेरा 100% फोकस मैं कहूँगा AFO के लिए। AFO मुझे भरना ही है, इस ईयर मुझे सिलेक्शन लाना ही, वैसा कुछ नहीं था। मैं उतना प्रेशर लेके प्रिपरेशन नहीं किया था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं पहला बार जो अटेम्प्ट लिया था उसमें मैं इससे ज़्यादा फोकस लेके पढ़ाई किया था। मैं बहुत प्रेशर ले लिया था। उसके बाद पिछले साल में सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। मेंस में मैं गया था। मेंस के बाद मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया था। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि अच्छा, प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेने के टेंशन करने का एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो है ना, खुद के अपने मेथड्स होते हैं, उस मेथड्स में आपको पढ़ना होगा, आपको प्रिपरेशन करना होगा। और प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो रिज़ल्ट आएगा, आई गेस। देखो, अगर मैं बुक्स का बात करूँ तो आपका पहले प्रिलिमिनरी आता है, उसके बाद आपका मेंस आता है, आप सबको पता है। तो प्रिलिमिनरी के लिए आप चाहो तो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वो सब आप फॉलो कर सकते हो। पर वो जो होता है ना, बुक्स में बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स को गवर्न करने के लिए बहुत से चैप्टर्स होते हैं, पर वो सब सारे चैप्टर्स बैंकिंग में नहीं आते हैं। तो आपको वो समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी में। तो उसके लिए आप तरह तरह के YouTube चैनल से जो ये बात इसमें डिस्कशन किया जाता है, जो YouTube चैनल में, आप उनको फॉलो कर सकते हो। इजीली आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर उसके बाद में मेंस का बात करूँ तो सिलेबस अब तो जानते ही हो, बहुत वास्ट हो गया है। एक ज़माना था जब कोई ओनली एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस पूछा जाता था, पर अब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वो जो डेयरीज है, फिशरीज है, सब कुछ से, करंट अफेयर्स से, सब कुछ से क्वेश्चंस पूछे जाता है। सो उसके लिए बुक्स रिकमेंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है, पर आप फिर भी आपको बेसिक नॉलेज के लिए कुछ तो बुक पढ़ना ही होगा। तो उसके लिए आप जो हर लोग फॉलो करते हैं, निमराज सुंडा एग्रीकल्चर, कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द नेम ऑफ द बुक। एंड देयर आफ्टर यू कैन फॉलो एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, जो RK शर्मा का है, वो आप फॉलो कर सकते हो। एवरी ईयर दिसंबर में, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, वहाँ पे एक एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स बोल के न्यू विशाल पब्लिकेशंस का एक बुक वो पब्लिश करते हैं। उसमें एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स इन अ नटशेल बहुत कुछ कवर किया जाता है। उसमें आप डेटा पाओगे, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एरिया, एवरीथिंग जो करंटली हो रहा है उस इकोनॉमिक ईयर में, जो हुआ है रिसेंट पास्ट में, वो सब आप वहाँ पे आप इजीली ढूंढ सकते हो। और इंटरनेट तो आप सभी के पास है। इंटरनेट का अच्छा यूटिलाइजेशन करना, आपको तो रिसोर्स, भरे रिसोर्स पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, वो वहाँ से आपको कलेक्ट करना होगा और वो सब आपको पढ़ना होगा। तो बात यही है, आपको एग्जॉस्टिव तरीके से सब कुछ कवर करना होगा, क्योंकि आप गेस नहीं कर सकते ना वो कौन सा वाला एग्ज़ाम में, कौन सा पेपर में, मेंस में किस साल कैसा क्वेश्चंस पेपर वो सेट करेंगे। आप सभी को पता है कि पिछले साल जो क्वेश्चंस था मेंस में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जिस बार था, वहाँ पे क्वेश्चंस एकदम जनरल एग्रीकल्चर में नहीं था, सारे के सारे करंट अफेयर्स में था। और नाबार्ड का स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और इस साल कोई भी जनरल एग्रीकल्चर, कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं था। सब कुछ जनरल एग्रीकल्चर में था। सो गेस करना कि कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा,
it's obviously very difficult to judge actually. अगर और कुछ बुक्स का बात किया जाए तो बुक्स में एक इम्पॉर्टेंट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कत्तान, जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उसमें बहुत कुछ जनरल एग्रीकल्चर का नॉलेज उसमें से पाया जा सकता है। और एक बुक है जो अगर टिपिकली कुछ MCQ वाला कुछ बुक है, इट इज़ नेम्ड एज ऑब्जेक्टिव्स एग्रीकल्चर बाय SR कांतवा। वो भी काफ़ी फेमस बुक है, वो भी इजीली अवेलेबल है मार्केट पर। और एक और बुक आता है IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बाय ललिता गौर, वो भी न्यू विशाल पब्लिकेशंस का है। उस बुक को भी फॉलो किया जा सकता है। सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आप सभी के हेल्प के लिए। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात किया जाए तो वैसा मैं कहाँ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई कोचिंग लिया नहीं था। मैं अपने ही तरीके से प्रिपरेशन किया था। कुछ लोग लेते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरे सीनियर्स जूनियर्स वगैरह थे, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मटेरियल लेते थे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो इजीली वो एक्सेसिबल है। उसमें थोड़ा सा मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वो सब मैंने नहीं किया था। मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिया था। जो भी किया था खुद से ही किया था। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप एनरोल करो खुद को तो उसमें बहुत से हेल्प हो जाता है कि वो आपको डे टू डे अप टू डेट डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपको इंटरनेट पे और बहुत सी जगहों पे आपको रैंडमली सर्च करने की ज़रूरत और वो जो टाइम लगते हैं उस काम पे वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वही है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट मुझे तो नहीं लगता। अगर टिप्स और एडवाइसेस के बारे में बताया जाए तो मैं कौन हूँ जो एडवाइस देने वाला। मैं कुछ उतना बड़ा काम किया नहीं कि सबको बताऊँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, पर जो अपने इस जर्नी में मैं महसूस किया हुआ और फील किया वो सब आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ऑब्वियसली, दैट्स ऑल। और उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ अलग से और दूसरे स्ट्रीम का स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कुछ परसेप्शन है कि IBPS में AFO में सिलेक्शन लाना बहुत ही ईजी काम है क्योंकि उनका प्रिलिमिनरी का काट ऑफ बहुत कम जाता है। पर इससे वो नहीं प्रूफ होता कि ये बहुत ही ईजी काम है सिलेक्शन लाना, क्योंकि उसके बाद जो मेंस का क्वेश्चंस होता है, जो पेपर होता है, जो सिलेबस होता है, उनको कवर करना इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। सो वो सब छोड़िए, वो सब एक अलग व्हाट आई कैन से दैट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बट वो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो है जो पहला आपको प्रिलिमिनरी आएगा। उसमें प्रिलिमिनरी में 125 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आप सबको पता है। उस 125 मार्क्स में से आपको कट ऑफ से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। वो कुछ कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की प्रैक्टिकली कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। आप सिर्फ कट ऑफ आपको क्लियर करना है। पर उसके लिए अगर आप सेंस ऑफ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, उसके लिए हो सकता है कुछ प्रिलिमिनरी के जो रीजनिंग हो, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो और जो इंग्लिश हो, उस सब में कुछ मामलों में अगर आप वीक भी हो तो आपको बहुत सी टेंशन लेने का और प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है प्रैक्टिकली। बिकॉज उन सबको स्किप करने से भी करते हुए भी आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग से कोई बैंक से बैंक PO और क्लार्क का प्रिपरेशन नहीं लेता था। उसके लिए मैं सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन में उतने एक्सपर्ट नहीं था। उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी आता था मुझे कुछ पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। मेरा अपना एग्जांपल अगर मान के चलिए तो आप, मेरा रीजनिंग में पजल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, मैं सॉल्व कर सकता था, बट बहुत टाइम कंज्यूम होता था। उस टाइम एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने पहले वो किया मैं पहले मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और वीकेस्ट पॉइंट में डिस्कवर किया। जो कुछ मैं इजीली परफेक्शन के साथ सॉल्व कर सकता हूँ और जो मैं नहीं कर सकता वो सबको क्लासीफाई किया। उसके बाद मैं टारगेट करता था वो सब स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने के बाद मैं दूसरा क्वेश्चंस में जाता था। अगर आप पज़ल पहले देख जाओ क्वेश्चंस में एंड उसके बाद पज़ल सॉल्व करने में डूबे रहो और सारे टाइम उसमें गवा दो तो आप सिलेक्शन नहीं ला पाओगे। वो एक प्रैक्टिकल बात है मैं जो आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद मैं मेंस के बारे में अगर बताऊँ तो
यू नो बट इसमें कुछ टिप्स मुझे तो नहीं लगता कि देना पॉसिबल है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो आप गेस नहीं कर सकते कि कौन सा ईयर कौन सा वाला पेपर आएगा, कौन सा वाला पेपर आएगा। सो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, सब कुछ याद रखना है, और कीप योर काम हेड एंड कीप योर कूल हेड एंड दैट विल बी इनफ आई गेस। जो होगा वो देखा जाएगा। खामखा आप अगर बहुत से प्रेशर ले लियो और बहुत से आपका ऊपर दबाव पड़ जाए तो आप आपका जो क्वेश्चंस आपको पता है, जो क्वेश्चंस इजी है, वो भी आप गलत करके आ जाओगे। सो वैसा नहीं करने का है। उसके बाद आता है इंटरव्यू में वहाँ पे भी कोई कुछ भी गेस नहीं कर सकता। वो इंटरव्यू पैनल में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इट हैज़ नो बाउंड्री एक्चुअली ऑफ द सिलेबस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो मुझे 7 जो मेरा पैनल में थे, 7 पर्सन्स विद देयर एक्सपर्ट्स, सारे के सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए एक के बाद एक। मेरा क्वेश्चंस में बैंकिंग, करंट अफेयर, बैंक्स कैसे चलता है, आरबीआई का फंक्शंस पे ऐसा बहुत से क्वेश्चंस पूछा गया था। और मेरा सब्जेक्ट्स के मतलब एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे साथ बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं जितना हो सके कॉन्फिडेंटली आंसर किया था। कुछ ये डिपेंड करता है, कुछ का इंटरव्यू बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही अलग होता है, कैजुअल डिस्कशंस होता है, कुछ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपके ऊपर आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है जो क्या होगा। और इंटरव्यू का मार्क्स भी डिपेंड करता है, आपका पैनल कैसा है, आपका रीजन कौन सा है, आप इंटरव्यू कैसे दिए हो। सो उसके लिए बहुत से सोचने वाली कोई बात नहीं है। इंटरव्यू आपको अगेन कॉन्फिडेंटली देना है। आप जानते हो इंटरव्यू आप सब कैसे देते हो, कैसे देना सही होता है और कौन सा गलत होता है। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ सबको कि वो जो है ना, आप सभी को पता है कि मेंस का 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है एफओ में, और इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद 60 का जो मार्क्स होता है मेंस का वो 80 में कन्वर्ट होता है, 100 का जो इंटरव्यू मार्क्स है वो 20 में कन्वर्ट होता है। तो ईजी कैलकुलेशन से, नो डिफिकल्ट थिंग इन ईयर। आपको मेंस का मार्क्स 80% वेटेज देता है और इंटरव्यू का मार्क्स 20% वेटेज देता है अल्टीमेटली सिलेक्शन लाने के लिए। उसके लिए मेंस में बहुत अच्छे स्कोर करना इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, आपको करना ही होगा। कट ऑफ से जितना हो सके ज़्यादा आप स्कोर करोगे उतना आपका चांस बेटर होगा, रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ एवर द इंटरव्यू गोज। इंटरव्यू में आपको अगर एवरेज मार्क्स भी आ जाए और थोड़ा कम भी आ जाए तो भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन हो जाता है। सो उसके लिए आपका मेंस का स्कोर ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेता है इसमें। तो वही आपको अब सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेंस में आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए। अगर मार्जिनल सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू में, मेंस का कट ऑफ से जस्ट मार्जिनल आप अच्छे हुए हो तो सिलेक्ट हुए हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू का मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू का मार्क्स लाना पड़ता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई वुड से एट लास्ट कि एफओ में सिलेक्शन लाना बहुत ईजी नहीं है जैसा लोग कहते हैं, impossible भी नहीं है। I'm saying that if you have your self belief, your self confidence, you can obviously crack it and crack it without any kind of a special coaching or any kind of things like that. सब कुछ थिंग्स आपको मन में ले लेना है कि मैं कौन से भाग में स्ट्रॉन्ग हूँ और कौन से भाग में वीक हूँ, वो आपको पहले समझ लेना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट इज द की इन हियर। सो गुड विशेस टू एवरीवन। अगर आप ठीक से कर लो सब कुछ तो हो जाएगा। ये कुछ डिफ़िकल्ट रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो वैसे ही मैं कहना चाहता था। और एट द एंड वन अपोलोजाइज बिकॉज मेरा हिंदी बहुत ही घटिया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। तो एट द एंड में एक बात तो बताना भूल ही गया था कि अगर ऐसे वीडियो आपको देखने हैं आगे और एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो जॉब्स है और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उन सब के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ इस एग्री स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका हेल्प के लिए ये चैनल बना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड एट द एंड थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल, थैंक यू।